स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हमें डिफरेंट सोर्सेज ऑफ करंट के बारे में जानना है। तो इससे पहले सोर्स ऑफ करंट को डिफ़ाइन करना हमें सीखना है। इस सर्किट को देखिएगा कि इस बल्ब को कॉन्स्टेंटली ग्लो करवाने के लिए हमें इस सर्किट में कांस्टेंट करंट चाहिए, यानी इस सर्किट में कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस या कांस्टेंट करंट देने के लिए किसी डिवाइस का होना ज़रूरी है। उस डिवाइस को हम सोर्स ऑफ करंट कहेंगे। यहाँ आपको सेल नज़र आ रहा है, ये सेल सोर्स ऑफ करंट है और ये कांस्टेंट करंट देगा तो बल्ब कॉन्स्टेंटली ग्लो करेगा। तो इस तरह से सोर्स ऑफ करंट इज़ अ डिवाइस विच मेंटेन्स कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड कांस्टेंट करंट इन अ सर्किट। आइडियली बात कर रहे हैं, अगर नियरली कांस्टेंट भी हो तो उसे भी सोर्स ऑफ करंट बोल दिया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेस हमारे पास होते हैं। एक जो अभी हम बात भी कर रहे थे कि सेल्स होते हैं, जिसमें प्राइमरी सेल्स भी हैं, सेकेंडरी सेल्स भी हैं। दे कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सोर्स ऑफ करंट हमेशा सम काइंड ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दूसरे सोर्सेस की बात करें तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और थर्मोकपल्स हैं जो हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह से सोलर सेल्स हैं जो सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हमने अभी बात की प्राइमरी और सेकेंडरी सेल्स की। तो प्राइमरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। इसकी एग्जांपल्स में ड्राई सेल्स हैं, लेक्लांची सेल्स हैं, और इसी तरह से सेकेंडरी सेल्स हैं जो रिचार्जेबल होते हैं, उनको रिचार्ज किया जा सकता है बाई पासिंग करंट थ्रू देम। और इसकी एग्जांपल्स में लेड एसिड सेल्स हैं, निकल कैडमियम अल्कलाइन सेल होते हैं। तो अब हम चलते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट की बात हमने की थी। तो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट हम इस लेक्चर में इस टॉपिक में देखेंगे। तो याद रखिएगा, मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इफ़ेक्ट्स जो करंट से प्रोड्यूस होते हैं: हीटिंग इफ़ेक्ट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट और केमिकल इफ़ेक्ट। तो ये हमारी आम ऑब्जर्वेशन है, कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम जिस चीज़ को भी इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं वो थोड़ी देर में कुछ हीट अप हो जाती है। और इसकी एप्लीकेशंस में बात करें तो हमारे जो इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, टोस्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक आयरन्स हैं या इलेक्ट्रिक कैटल्स हैं, उनमें तो ये हीटिंग इफ़ेक्ट बहुत ही नुमायाँ होता है। तो हीटिंग इफ़ेक्ट को क्वांटिटेटिवली मेजर करके हमें बताया गया जॉल्स लॉ की सूरत में कि हीट प्रोड्यूस्ड in a conductor is equal to the product of square of current, resistance and time for which current flows through the conductor। तो इसकी डेरिवेशन हमने मैट्रिक में की थी, लेकिन यहाँ छोटा सा हिंट आपको दे देते हैं कि हमें पता है कि पावर W/T के इक्वल होती है, और वर्क यहाँ से आ जाएगा P/T, और पावर का फार्मूला I²R होता है। तो इस तरह से यहाँ से I²R/T हीट प्रोड्यूस, या यहाँ जो वर्क डन है वो हीट प्रोड्यूस की सूरत में सामने आएगा। तो इसी तरह से दूसरा इफ़ेक्ट होगा मैग्नेटिक इफ़ेक्ट की सूरत में कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो उसकी सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। तो इस फिनोमेना की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी काफ़ी सारी हैं। हमारी तमाम मोटर्स इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में आती हैं, और इसी तरह से ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ करंट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तीसरा इफ़ेक्ट होता है केमिकल इफ़ेक्ट। तो ये मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को हमने डिटेल से नेक्स्ट चैप्टर्स में स्टडी करना है। तो यहाँ एक कॉइल का और यहाँ एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड आपको दिखाया गया, और इधर एक स्ट्रेट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाया गया है। बहरहाल नेक्स्ट चैप्टर में हमने इन्हें डिटेल से देखना है। तो थर्ड इफेक्ट ऑफ करंट है केमिकल इफेक्ट। तो देयर आर सर्टेन लिक्विड्स थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन पास ड्यू टू सम केमिकल रिएक्शन
द स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो जो केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होती हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान, वो केमिकल इफ़ेक्ट ऑफ करंट की वजह से होती हैं, और इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है नेचर ऑफ द लिक्विड पर और क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट हैज़ पास थ्रू द लिक्विड। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स शामिल हैं इसमें, और साथ इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस शामिल है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कोटिंग a thin layer of expensive metal such as gold or silver on a cheap metal जैसा कि आयरन है। तो ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस है ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के काम आता है। इसी तरह से इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल से देखने के लिए हम इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स देख रहे हैं। दोबारा इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन देख लें बामुहावरा। The process of chemical decomposition of an electrolyte due to flow of current is called electrolysis। और सिमिलरली जो एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमें देखना है उसको अगर देखें तो इस वेसल को हम वोल्टामीटर कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, वो लिक्विड डाला हुआ है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, जिसमें हमने ये प्रोसेस स्टडी करना है। और दो इलेक्ट्रोड्स नज़र आ रहे हैं, एक एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है और कैथोड है जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ कनेक्टेड है। तो प्रोसेस इसमें जो एग्ज़ाम्पल यूज़ हुई है, एग्ज़ाम्पल इस्तेमाल हुई है CuSO4 की। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है जो कि डिसॉल्व हो गया है वाटर में, और कॉपर और सल्फेट आयंस सेपरेट हो चुके हुए हैं। तो when the current passes through the voltmeter, कॉपर डबल पॉजिटिव आयंस हैं, ये मूव करते हैं कैथोड की तरफ, कैथोड तक पहुंचते हैं, उससे 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं और कॉपर का एटम बन के वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं। इसी तरह से while copper is being deposited at the cathode, the sulfate ions move towards the anode। जब ये एनोड पर पहुंचते हैं तो एनोड से कॉपर एटम लेकर दोबारा CuSO4 बन जाते हैं और लिक्विड में आ जाते हैं। इस तरह से जो लिक्विड के अंदर है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर है, वो प्रोपोर्शन दोनों आयंस की बराबर रहती है। एज electrolysis continues, copper is continuously deposited on the cathode while an equal amount of copper is dissolved into this solution from anode, so the density of copper sulfate solution remains the same। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात हम इससे पहले कर चुके हैं। थैंक यू।